नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते फिर बंगाल जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा 40 दिनों के बाद दोबारा से हो रही है। 40 दिनों पहले इन्होंने बीजेपी का चुनाव अभियान शुरू करते हुए बंगाल विधानसभा में 294 में से 200 सीटों का लक्ष्य तय किया था। माना जा रहा है कि उनके इस दौरे पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज यहाँ बांकुड़ा में बोलकर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार अपने बंगाल दौरे पर अमित शाह ने बीजेपी के लिए एक लक्ष्य रखा था। इस बार वो बीजेपी का परिवार बढ़ाकर उसे कुछ और ताकतवर बना सकते हैं। नंदीग्राम से तृणमूल के विधायक और उसके संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी का मंच सजाया जा रहा है। वो मिदनापुर में 19 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अधिकारी ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। मैं निजी हमलों में यकीन नहीं करता। बहुत सारे लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा जब लोग वोट देने जाएंगे। ममता बनर्जी ने एक तरह से इस टूटन की पुष्टि कर दी। जलपाईगुड़ी की एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि इन बागी नेताओं ने तृणमूल और सरकार से फायदा उठाया और अब दूसरे विकल्प देख रहे हैं। पहले उन्होंने बागियों पर इतने तीखे ढंग से कुछ नहीं कहा था। हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे और उनसे लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि पार्टी में कौन किससे बड़ा है। 10 साल पार्टी से फायदा उठाने के बाद, सरकार का हिस्सा बनकर फायदा उठाने के बाद इस और उस पार्टी के साथ साठगांठ, मैं ऐसे लोगों को नहीं सहूंगी। शुभेंदु अधिकारी के निकलने का नुकसान तृणमूल को होगा, लेकिन किस हद तक, इस पर लोगों की राय बटी हुई है। वैसे ज्यादातर मानते हैं कि अधिकारी अकेले नहीं होंगे। आसनसोल के मेयर रहे जितेंद्र तिवारी खुले तौर पर नाराजगी जता चुके हैं। वन मंत्री राजीव बनर्जी भी। कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को अधिकारी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अब अमित शाह के दौरे का इंतजार है। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता चला जा रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से किसानों को जागरूक करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, लेकिन ये किसान, यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं वो कितने जागरूक हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मेलन में पहुंचे किसानों से जब पूछा गया कि नए कृषि कानूनों के बारे में और वो यहाँ किस लिए आए हैं, तब उनका क्या जवाब था। आइए देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। भोपाल में सम्मेलन किसानों का था। भारी भीड़ जुटाने की तैयारी थी, लेकिन कई कुर्सियां खाली रह गईं। प्रधानमंत्री और नए कृषि कानूनों के पैम्फलेट हाथ की जगह जमीन पर पड़े दिखे। जोश में मुख्यमंत्री मीडिया को कहने लगे, किसानों की ये तस्वीर जरूर दिखाना। बहरहाल हमने ये तस्वीर भी दिखाई, लेकिन वहाँ आए कुछ किसानों से कानूनों को लेकर सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। बोला तो नहीं मुख्यमंत्री साहब ने, कौन ने बोला है? ये साहब भोपाल। ये कानून के बारे में मालूम है? किसानों को जो कानून आया इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? अरे साहब, जो मैं पता है सब जनता आई में आ गए हो। नहीं जी, हमें नहीं है का कानून आया है जो किसानों के पक्ष में नहीं, हमें ना कोई सेक्रेटरी ने बताया, ना कोई ने बताया, सरपंच ने भी। और क्या क्या परेशानी आती है खेती करने में? परेशानी क्या, पानी नहीं है, जबरन कर रहा है। 2 एकड़ खेती है, सही दाम मिल पाते हैं आपको? नहीं, सही दाम क्या, पानी नहीं है, पैसा नहीं है। हमको इतना मालूम नहीं है, अभी हम तो गांव में रहते हैं। तो आज यहाँ कैसे आ गए? भोपाल आए सब रैली में, बीजेपी सम्मेलन है ही सर आज किसान। दिल्ली की सीमा पर किसानों के विरोध का जवाब मध्य प्रदेश से देने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। दिल्ली का प्रदर्शन उन्हें प्रायोजित लगता है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसान विरोधी है। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, यहाँ इंदौर, यहाँ भी होंगे। सब हमारे केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेतृत्व करेगा। उसके बाद जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक पर, गांव-गांव में हम चौपाल लगाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% किसान इसके साथ खड़ा होगा। जो सिर्फ कांग्रेस का मानसिक रूप से गुलाम होगा या कांग्रेसी होगा, या जो नहीं चाहता किसान का भला, वही विरोध करेगा। आपने कह दिया कि संगठन जो है कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं, किसान संगठन, तो आपको भरोसा नहीं इन संगठनों पर? नहीं, देखिए जो संगठन है उनने मांग क्या करी है। किसान आंदोलन में जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों के जो बंद है उनको जेल में से छोड़ो। कुछ
कुछ लोग क्यों इसी लोगों के बारे में बोला हमने। अच्छा। जो देशद्रोही गतिविधियां कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो देशभक्त नहीं हो सकते, इसलिए उनके बारे में हमने कहा है कि ये गलत है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने जो किसानों का अपमान करा है और उनको कुकुरमुत्ते जैसे शब्दों से संबोधित करा है, ये भाजपा की शिवराज सरकार का वो चेहरा है जो किसानों के साथ 15 साल से मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ काम कर रहे थे, जिसकी संदर्भ में किसानों ने 21,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या करी थी। और अब इस काले बिल के विरोध में जिन किसानों का सम्मेलन आयोजित किया है उसमें भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, या जो किसान आए हैं उनको भी इस सम्मेलन के विषय का नहीं मालूम है और वो किसानों के साथ अपनी आवाज़ नहीं जोड़ पा रहे हैं और उनको लाके यहाँ पर बिठाया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार के चाल चरित चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या शिवराज सिंह सरकार के दोबारा आने के बाद फिर से चालू है। बहरहाल पूरे राज्य में इस तरह के 7 सम्मेलनों और दर्जनों चौपाल के जरिए बीजेपी किसानों को नए कानून का फायदा बताने की योजना बना रही है। कई बार समस्या की जड़ यही संवादहीनता होती है। किसानों का आरोप है कि जब कानून बने तब उनसे संवाद नहीं किया गया, अब वो नाराज हैं, तब उनसे संवाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या ये भी है कि जो संवाद करने आ रहे हैं उन्हें ही नहीं पता कि क्या संवाद करना है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो सरकार की तरफ से संवेदनशीलता और साथ ही संवादहीनता नजर आ रही है। बिहार की बात करते हैं, जहां नीतीश कुमार सरकार अब धान खरीद के फ्रंट पर अपनी सुस्त चाल की आलोचना के बाद आखिरकार नींद से जागी है। जिलों में पैक्स के माध्यम से अगले साल 31 मार्च तक 45 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक 1 लाख टन भी धान की खरीद नहीं हो पाई है। वहीं धान की खरीद करने में जुटे पैक्स अधिकारियों का कहना है कि 1868 रुपए की दर से धान खरीद हो रही है और ये पैसा सीधे किसानों को मिल रहा है। क्या हाल है इन धान खरीद केंद्रों का, देखते हैं पटना से सटे धनरुआ प्रखंड का। हम लोग को परेशानी यह है, बहुत मेहनत से उपजाते हैं। हम लोग को जब गल्ला होता है तो बहुत कम भाव में बिकता है। हम लोग को मजदूरी नहीं तरता है सर, हम लोग गरीब मर रहे हैं ऐसे ही किसान। रेट तो धान का कोई है ही नहीं है, समझिए। तो मांगनी में हम लोग उपजा के दे रहे हैं, किसान आदमी का कोई लाभ नहीं है, समझे। धान से काफ़ी परेशानी है। किसान तो मजबूरी में औने पौने दाम में बेच रहा है फसल। हम लोग 29 अक्टूबर को ही धान कटवा लिए थे, अभी भी धान गोदाम में मतलब खरहान में रखा हुआ है और सरकार अभी जाके पैक्स को दिया है टैगिंग करके कि आप धान खरीदिए। बताइए, इतना दिन हो गया, चूहा लगा, पानी पड़ रहा है, सड़ रहा है, कोई देखने वाला है किसान का दर्द? रेट अभी पूर्ण रूप से नहीं बताया, फिर भी 1868 बोला गया हम लोग से, जबकि हम लोग महंगा धान उपजाते हैं, जिसका चावल मार्केट में 3500-3600 के आसपास है। सब में पाला मार दिया, पूरा मसूर काला हो गया, मतलब खेत में के खेती में रह गया, तो उसका हम लोग का मुआवजा मिलना चाहिए। एक ग्रेड का धान जो है उसको 1888 रुपया किया है, और बी ग्रेड जो हो कह रहे हैं मोटा धान 1868 रुपया है। मात है जो कि सर मतलब 20 रुपया के है, जो कि फर्क किया है, जो कि होना चाहिए कम से कम 200 और 400 रुपया का फर्क। सर, ये किसानों का जो फसल है आप ले रहे हैं कब से, क्या डेट में? 1868। इसमें खरीदार डायरेक्ट आप हैं कि बिचौलिया भी कोई है? ना बिचौलिया रहता है, बिचौलिया रखते हैं। नहीं, कुछ किसान ना बिचौलिया नहीं होता है, ये सब डायरेक्ट होता है, इसमें बिचौलिया चुचिया नहीं होता है। उसका खाता रहता है, उसका आधार कार्ड रहेगा, तब आपको अथी लेगा, और मतलब कि ऑनलाइन होगा, तो उसका खाता पर पैसा जाएगा, डायरेक्ट वहीं से आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुरादाबाद पुलिस ने जिस लड़की को लव जिहाद के केस में नारी निकेतन और उसके पति को जेल भेजा था, मजिस्ट्रेट ने उसे आजाद कर दिया है। लड़की का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। लड़की जुलाई में हुए अपने निकाह के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गई थी, जब बजरंग दल के कहने पर पुलिस ने उसे नारी निकेतन और पति को जेल भेज दिया था। 8 दिन नारी निकेतन में गुजारने के बाद अब पिंकी अपनी ससुराल आ गई है। मैजिस्ट्रेट को उसने कल बयान दिया था कि वो बालिग है और उसने राशिद से अपनी खुशी से शादी की है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने उसे पति के साथ रहने की इजाज़त दे दी।
हमने कहा हमने अपनी मर्जी से शादी करी है। 24 जुलाई को मैंने निकाह कराया अपना ISBT आज़ाद कॉलोनी। मैंने निकाह कराया अपनी मर्जी से शादी की है। 22 साल की हूँ, बालिग हूँ मैं। अपनी जिंदगी फैसले खुद ले सकती हूँ मैं। पिंकी देहरादून में नौकरी करती थी, जहां उसकी राशिद से दोस्ती हो गई। उसका कहना है कि 1 साल की दोस्ती के बाद उसने 24 जुलाई को उससे निकाह कर लिया। अब पिंकी उम्मीद से है। 6 दिसंबर को वो अपने पति के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी, जहां बजरंग दल वालों ने उसे पकड़ लिया। तत्काल तो जैसा हमें पता चला, हमने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दी जी। वो आए, ये तहसील से निकल चुके थे, तो हमने इनका पीछा करते हुए यहाँ मोहल्ला पट्टीवाला में रविदास मंदिर के पीछे हम इन लोगों को पकड़ा। सांप्रदायिक रूप से बंटे इस समाज में पिंकी के साथ सिर्फ बजरंग दल ही नहीं बल्कि तमाम सरकारी गैर सरकारी लोगों ने ज्यादती की, ऐसा पिंकी का आरोप है। उसका कहना है कि रजिस्ट्रार ने नए कानून के बहाने 4 महीने पुरानी शादी रजिस्टर नहीं की। पिंकी के ही वकील ने उसे बजरंग दल से पकड़वा दिया। बजरंग दल FIR करवाने पिंकी की मां को घर से लाया। थाने में पुलिस ने पिंकी से कहा कि वो बेशर्म हो गई है। बालिग होने और शादी के सबूत के बावजूद उसे जेल भेज दिया। नारी निकेतन की वार्डन ने पेट दर्द बताने पे कहा कि वो झूठी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब आपको रास्ते से पकड़ के ले गए थे तो क्या उन्होंने मारपीट की थी आपके साथ? सर धोखा मुक्की करी है, ऐसी गाली गलौज पकड़े थे, मारने की धमकी दे रहे थे कि इसे तो मार देना चाहिए। थाने में जब आप गई तो पुलिस का कैसा व्यवहार था आपके साथ? सर वो भी कह रहे थे कि ये झूठ बोल ली, ऐसे शर्म नहीं आई, ऐसे बोल रहे थे। पिंकी को शक है कि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद हुई ब्लीडिंग से उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन सरकारी डॉक्टर कहते हैं कि ये बात गलत है, उसका बच्चा सही सलामत है। मेरे तो पेट पे दर्द था, मैंने पेट ही दर्द बता रखा था, उन्होंने खुद ही लगाया इंजेक्शन। मुझे नहीं पता कौन से इंजेक्शन लगाए, पर मेरे को ब्लीडिंग बहुत जान लगी, मिसकैरेज भी हो चुका है। लेकिन पिंकी के पति और देवर की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पुलिस का कहना है कि उनके रिकॉर्ड्स की जांच के बाद ही ये तय हो सकेगा कि वो बेगुनाह हैं या नहीं। अभी जुडिशियल रिमांड में है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यूपी में औसतन 10 हत्याएं रोज होती हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू होते हैं, लेकिन बजरंग दल कभी हिंदुओं के कातिलों को पकड़ के थाने नहीं लाता। तमाम हिंदू बच्चियों से रेप होते हैं, लेकिन उनके बलात्कारियों को थाने नहीं लाता है। अगर हम ट्रैफिक नियम तोड़ें तो भी चालान बजरंग दल नहीं, ट्रैफिक पुलिस करती है। फिर ये बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने क्यों हैं? क्या इसलिए कि इसमें दूसरा पक्ष मुस्लिम है और इससे पोलराइजेशन में मदद मिलती है? मुरादाबाद में अनवर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।